हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। देखिए लास्ट क्लास में अपन ने जो पीएच और पीओएच का रिलेशन पढ़ा था नॉर्मेलिटी के साथ, वो क्लियर हो गया होगा। और टेबल बनाने का मैंने कहा था आपको कि कोई भी अगर आपके पास विलियन है, उसकी पीएच पता है, तो उसमें आप हाइड्रोजन आयनों के लिए हाइड्रोजन आयनों की नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हो। अगर पीओएच पता है तो हाइड्रोक्साइड आयनों की नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हो। उस टेबल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण। मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है, मृदा अभिक्रिया में ये समझ में आ चुकी है कि मृदा अभिक्रिया का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, मृदा की प्रकृति। अगर कहीं मृदा अभिक्रिया लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, मृदा की प्रकृति, यानी मृदा का अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। मृदा का अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होना ही क्या कहलाता है, मृदा अभिक्रिया। ये बात ध्यान रखना कि मृदा अभिक्रिया का मतलब है मृदा का अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होना। और अब मृदा अम्लीय होगी, क्षारीय होगी या उदासीन होगी, ये कोलोइड के द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, वही इस टॉपिक में पढ़ना है। यानी मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण का मतलब ये हो गया कि किसी मृदा की प्रकृति अम्लीय होगी, क्षारीय होगी या उदासीन होगी, ये कोलोइड 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 एक्चुअल में किसको बता रहा है, मृदा मिशेल के बारे में। किसको बता रहा है, मृदा मिशेल के बारे में। मृदा मिशेल यानी आपने जो मृदा ली है, मृदा मिशेल में क्या आता है, क्ले क्रिस्टल, ह्यूमस कण, मृदा विलियन, ये जो सारी चीज वहां प्रेजेंट है, इनके ऊपर डिपेंड करता है इनमें कौन से आयन है, ये किस प्रकृति के हैं, किस आकार के हैं, कैसा संगठन दर्शा रहे हैं, क्या इनमें प्रेजेंट है, वो सारा का सारा जो है ना, वो इस प्रकृति का या मृदा अभिक्रिया का नियंत्रण करता है। तो एक्चुअल में मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण जो है, उसका मतलब ये हो गया कि किसी मृदा मिशेल या मृदा कोलोइड के द्वारा ही उसकी अभिक्रिया या प्रकृति नियंत्रित की जाती है। आपकी मृदा अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होगी, वो इस पर डिपेंड करेगा कि कोलोइड किस प्रकार का है, कोलोइड का संगठन कैसा है, कोलोइड की प्रकृति कैसी है, कोलोइड की भस्म विनिमय क्षमता कैसी है, कोलोइड की प्रतिशत बेस संतृप्ति कैसी है, कोलोइड में किस प्रकार के आयन है, किस प्रकार के आयनों का वियोजन होता है, किस प्रकार के आयनों का विनिमय होता है, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, मृदा अभिक्रिया पे। अगर आपका कोलोइड ऐसा है जो हाइड्रोजन आयन को वियोजन करके हाइड्रोजन आयन के विनिमय की प्रकृति दर्शाता हो, जैसे एल्यूमिनियम आयन है तो वो हटके हाइड्रोजन आयन आएगा कि नहीं आएगा, तो मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। सामान्य कैल्शियम आयन का वियोजन दर्शा रहे हैं तो मृदा कैसी होगी, उदासीन होगी। लेकिन कल को सोडियम आयन का वियोजन शो कर रहा है, आपकी मृदा में खूब सारे सोडियम आयन है, तो मृदा कैसी हो जाएगी, क्षारीय। तो सारा का सारा मृदा का जो नियंत्रण है, मृदा अभिक्रिया का जो नियंत्रण है, वो किस पे डिपेंड करता है, कोलोइड पे। और यही अपने को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो आप फटाफट कॉपी निकालिए और हेडिंग डालो, मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण। मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ और फिर कौन से पॉइंट है जिस पे डिपेंड करता है वो लिख लो। हेडिंग डालिए, मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण। मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण लिखो, ठीक है। किसी मृदा मिशेल या मृदा विलियन की प्रकृति मृदा मिशेल या मृदा विलियन की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय
या उदासीन होना, किसी मृदा मिशेल या मृदा विलयन की प्रवृत्ति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होना, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होना मृदा कोलोइड पर निर्भर करती है। मृदा कोलोइड पर निर्भर करती है, जिसे मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण कहते हैं, जिसे मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण कहते हैं। किसी मृदा मिशेल या मृदा विलयन की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होना मृदा कोलोइड पर निर्भर करती है, जिसे मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण कहते हैं। मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। इसे निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। इतना उतार लो, मैं जो बिंदु है वो लिखा देता हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इसे निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। नंबर 1, प्रतिशत बेस संतृप्ति। नंबर 2, मिशेल की प्रकृति। कौन से बिंदु आगे? प्रतिशत बेस संतृप्ति, मिशेल की प्रकृति, और तीसरा अधिशोषित भस्मों का प्रकार। अधिशोषित भस्मों का प्रकार। ये लो जी, इन तीनों बिंदुओं को विस्तार से लिखना है, तो इतना काम आप उतार लीजिए फटाफट। मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी जो नियंत्रण है वो होता क्या है, और इसे समझाने के लिए कौन से 3 मुख्य पॉइंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें इस परिभाषा के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इन बिंदुओं को समझाना है बस। इनकी डिटेल बता दो, वही क्या है, मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण। ठीक है, उतार लो फटाफट। मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण। पहला है प्रतिशत बेस संतृप्ति, दूसरा है मिशेल की प्रकृति, और तीसरा है अधिशोषित भस्मों का प्रकार। अधिशोषित भस्मों का प्रकार ये उतार लिया, तो सबसे पहले पहला हेडिंग डालो, प्रतिशत बेस संतृप्ति। हो गया? चलो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग प्रतिशत बेस संतृप्ति। पिछले चैप्टर में डिटेल में करवाया था कि प्रतिशत बेस संतृप्ति होता क्या है। क्या होता है, कोई मृदा है, यदि इस मृदा में हम इकाई द्रव्यमान की बात करें कि 1 ग्राम 1 किलोग्राम में कितना भी इकाई ले लो, उस इकाई द्रव्यमान मृदा में कितने कुल धन आयन कितने हैं, और उन धन आयनों में से भस्म आयन कितने हैं। ठीक है ना, मतलब कुल धन आयनों में एल्यूमिनियम भी आता है और हाइड्रोजन भी आता है,
लेकिन भस्म में सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम आते हैं। तो कहते हैं कि कुल धनायन कितने हैं, कुल धनायन को धनायन विनिमय क्षमता से दर्शाते हैं, और भस्म आयन यानी उसमें से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम कितने हैं, तो उन्हीं का जो अनुपात था 100 के साथ लिया था वो थी प्रतिशत बेस संतृप्ति। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या है, कुल धनायन में उपस्थित हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन ही है। आप प्रतिशत बेस संतृप्ति पे चलो, थोड़ा सा पीछे का टॉपिक है, हेड डालो पहला, थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा में क्या था। प्रतिशत बेस संतृप्ति, इसको समझेंगे पहले, ठीक है ना। अपने आप अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। देखो अपने पास एक मर्दा है, इस मर्दा में कुल धनायन जो है ना उनको मैं दर्शा रहा हूँ ऐसे। इस मर्दा में Ca+2b है, Mg+2b है, K+b है, Na+b है, इनके साथ H+b है और Al+3b है। ये जो धनायन है ना इनकी जो मात्रा है वो बताई जाती है कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी से। इसे बोलते हैं धनायन विनिमय क्षमता। तो इसके जो मात्रक था वो था सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स, सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स, यानी प्रति किलोग्राम में कितने सेंटीमोल प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये तो हो गई कुल धनायन। अब देखो जी, सपोज करो कैल्शियम आयन है 10, मैग्नीशियम है 20, ये है 5, ये है 9, ये है 2, ये है 13, ठीक है ना। अब यदि कुल धनायन ये है तो क्या कहता है कि जो प्रतिशत बेस संतृप्ति थी, पिछले वाले चैप्टर में अपन ने ये पढ़ा था कि प्रतिशत बेस संतृप्ति होती है कि भस्म विनिमय आयनों की संख्या अपॉन कुल धनायनों की संख्या। तो कुल धनायन देखो 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 9 44, 44 और 2 46, 46 और 13 कितने हो गए 59। ये जो 59 है ये तो कुल धनायनों की यानी CEC का मान आ गया। ये समझा रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया CEC का मान। अब इसमें भस्म विनिमय आयन, तो देखो जी भस्म विनिमय आयन की श्रेणी में कैल्शियम+2 आता है, मैग्नीशियम+2 भी आता है, Na+ भी आता है, K+ भी आता है। तुम्हारा H+ जो है वो इसमें नहीं आता, Al+3 नहीं आता। कुल धनायन विनिमय क्षमता में तो आएंगे लेकिन भस्म विनिमय नहीं आएंगे। तो भस्म विनिमय की संख्या अगर आप याद करो तो 20 और 10 30 और 5 35 और 9 44, यानी ये है 44। तो भस्म विनिमय आयनों की संख्या बटा कुल धनायन विनिमय क्षमता × 100, यही तो था प्रतिशत बेस संतृप्ति। क्लियर है। अब देखो यदि ये बढ़ रहे हैं तो मर्दा की क्या होगी, प्रतिशत बेस संतृप्ति घटेगी, क्योंकि इनके बढ़ने पर ये मान तो बढ़ जाएगा लेकिन ये घटेगा। तो यदि ये बढ़ते हैं तो प्रतिशत बेस संतृप्ति घटती है। बेस संतृप्ति का मतलब क्षारीय गुण होना है। तो अगर ये बढ़ते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ते हैं तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी ना। तो सीधी सी बात है कि यदि किसी मर्दा की बेस संतृप्ति कम है, बेस संतृप्ति कम है तो वो मर्दा अम्लीय होगी, और जो मर्दा अम्लीय होती है उसकी पीएच कम होती है। तो प्रतिशत बेस संतृप्ति कम होगी तो पीएच भी कम होगी, और प्रतिशत बेस संतृप्ति ज्यादा होगी 100 या 100 से ज्यादा है तो या तो मर्दा होगी उदासीन और या मर्दा होगी क्षारीय। तो प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ने पर क्षारीय गुण बढ़ते जा रहे हैं तो पीएच भी बढ़ती जाएगी। तो इसके आधार पे क्या आ गया, मर्दा रिएक्शन या मर्दा अभिक्रिया क्या निकली है कि यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान कम हो तो मर्दा अम्लीय प्रकार की होती है यानी पीएच कम होती है, और यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान 100 या इससे अधिक हो तो मर्दा उदासीन या क्षारीय हो जाती है। कैसे हो जाती है, उदासीन या क्षारीय हो जाती है, अर्थात पीएच का मान बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है बेस संतृप्ति जो है वो मर्दा अभिक्रिया को नियंत्रित कर रही है कि नहीं कर रही। कम बेस संतृप्ति होगी तो पीएच कम होगी अम्लीय प्रकार की, और बेस संतृप्ति अधिक होगी तो पीएच अधिक होगी, मर्दा या तो उदासीन होगी या कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। ये क्लियर एग्जांपल, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप हेडिंग डाल दो प्रतिशत बेस संतृप्ति। क्या है, प्रतिशत बेस संतृप्ति, और इसमें लिखिए
लेकिन देखिए, किसी मृदा विलयन की प्रतिशत बेस संतृप्ति, किसी मृदा विलयन की प्रतिशत बेस संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति वास्तव में, किसी मृदा विलयन की प्रतिशत बेस संतृप्ति वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में भस्म विनिमय आयन तथा, वास्तव में भस्म विनिमय आयन, वास्तव में भस्म विनिमय आयन तथा धनायन विनिमय क्षमता के अनुपात को ही प्रतिशत में दर्शाया गया है। वास्तव में क्या है? भस्म विनिमय आयन तथा धनायन विनिमय क्षमता के अनुपात को ही प्रतिशत में दर्शाया गया है। ये तो है भस्म विनिमय आयन अपॉन कुल विनिमय क्षमता या धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100। धनायन विनिमय क्षमता के अनुपात को ही प्रतिशत में दर्शाया गया है। ठीक है ना। अब लिखो, यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान कम है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां सारा रहेगा। यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान कम है, तो यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान कम है तो मृदा विलयन में भस्म विनिमय आयनों की संख्या कम होगी, अर्थात अम्लीय आयन जैसे H+ व Al+3 का मान अधिक होगा। यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान कम है तो मृदा विलयन में भस्म विनिमय आयनों की संख्या कम होगी, अर्थात अम्लीय आयन जैसे H+ व Al+3 का मान अधिक होगा। अब अम्लीय आयन अधिक होगा तो मृदा कैसी हो जाएगी? अम्लीय, और pH क्या हो जाएगी? कम। तो H+ व Al+3 का मान अधिक होगा तथा मृदा प्रकृति अम्लीय प्रकार की हो जाएगी। अम्लीय प्रकार की हो जाएगी। ठीक है ना। और इसके लिए ले लेना ना, अर्थात प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान घटने पर pH का मान भी घट जाता है। ये एक लाइन होगी, उतार लो। अर्थात प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान घटने पर pH का मान भी घट जाता है। अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति कम हो गई है तो pH भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना। इसका निचोड़ ये तथा यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान 100 या
इससे अधिक हो तो, यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान 100 या इससे अधिक हो तो मृदा उदासीन यानी पीएच 7 या क्षारीय हो जाती है। मृदा उदासीन या क्षारीय हो जाती है। तो इसका मतलब क्या निकला, अर्थात प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान बढ़ने पर पीएच का मान भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ये हो गया पहला टॉपिक। अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति घटती है तो पीएच घटती है, और प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ती है तो पीएच बढ़ती है। ये पहला बिंदु तुम्हें ध्यान रखना है। प्रतिशत बेस संतृप्ति घटने पर पीएच घटती है और बढ़ने पर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है बोर्ड पे लिखा हुआ, उतार लो फटाफट। कोई भी मृदा विलयन है, उसकी मृदा अभिक्रिया का मतलब होता है उसकी प्रकृति। किसी भी मृदा विलयन के लिए मृदा अभिक्रिया का मतलब क्या है, उसकी प्रकृति, यानी अम्लीय होगी, क्षारीय होगी या होगी उदासीन। और ये डिपेंड करता है कोलोइड पर, इसे बोलते हैं कोलोइडी नियंत्रण। और कोलोइडी नियंत्रण का जो पहला बिंदु है वो है प्रतिशत बेस संतृप्ति। ठीक है। दूसरा जो बिंदु है वो है मिशेल की प्रकृति। अब मिशेल की प्रकृति काफी बड़ा है, जो आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, कम से कम 20 मिनट चाहिए। तो इसके लिए अपन वो करेंगे कल की क्लास में। ठीक है ना। आज के लिए इतना है। ओके बाय। उतार लो, डाउट बॉक्स में जरूर मिलना। ठीक है ना। बाय।